हेलो स्टूडेंट, ये पॉलीमर का वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्कनीकरण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने बताया था कि नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो जो मिलता है उसे हम वल्कनाइज्ड रबर या वल्कनीकृत रबर कहते हैं। उस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। क्लियर है? तो अब नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन क्यों किया जाता है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो जो नेचुरल रबर होता है, तो नेचुरल रबर एज वेल एज सिंथेटिक रबर, दोनों ही नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर दोनों ही, नेचुरल रबर एज वेल एज सिंथेटिक रबर आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आर वेरी सॉफ्ट एंड स्टिकी, चिपकते हैं, बहुत ही स्टिकी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसके अलावा ये नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस वजह से हम वल्कनाइजेशन कर रहे हैं। ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर के संपर्क में आने पर इट अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, अपने आप इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। एयर के संपर्क में आने पर इसका ऑक्सीकरण अपने आप होने लगता है, स्वतः ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वतः ही ऑक्सीडाइज होंगे जो भी इनसे बने हुए आर्टिकल्स होंगे। एज अ रिजल्ट आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर से बने हुए जो भी वस्तुएं होती हैं डू नॉट लॉस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, तो लंबे समय तक नेचुरल रबर से बनी हुई वस्तुएं जो हैं रहती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो है नेचुरल रबर, पहली बात नेचुरल रबर जो होता है और सिंथेटिक रबर दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होते हैं, बहुत ही मुलायम और चिपकने वाले होते हैं। जैसे ही एयर के संपर्क में आते हैं इनका स्वतः ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से नेचुरल रबर से बनी हुई वस्तुएं वो बहुत लंबे समय तक जो है बनी हुई नहीं रहती, मतलब बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इस वजह से उनका वल्कनाइजेशन किया जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, दे आर हार्डन बाई प्रोसेस ऑफ फर्न। आगे लिख सकते हैं कि नेचुरल रबर या दे आर हार्डन बाई प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। क्लियर? तो इनको इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए इनका वल्कनीकरण किया जाता है, क्योंकि वल्कनाइजेशन करने से ये जो है हार्ड हो जाते हैं। दे आर हार्डन बाई प्रोसेस ऑफ वल्कनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये हार्ड हो जाते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर कि इसके अलावा जो नेचुरल रबर और आपके वल्कनीकरण रबर में क्या अंतर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा डिस्कस कर लें, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर, जो प्राकृतिक रबर था, और जो वल्कनाइज्ड रबर मिला, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। वल्कनाइज्ड रबर कहने का मतलब जब रबर में, प्राकृतिक रबर में हमने सल्फर ऐड कर दिया तो जो रबर बना वल्कनाइज्ड रबर, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो फर्स्ट हमारा एक तरफ लिखेंगे नेचुरल रबर, एक दो पॉइंट इसमें डिस्कस कर लें, नेचुरल रबर, और दूसरा है वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनीकरण रबर, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट, पहला अंतर, सबसे पहला नेचुरल रबर जो होता है सॉफ्ट और स्टिकी होता है। इट इज सॉफ्ट, अभी बताया, सॉफ्ट एंड स्टिकी, सॉफ्ट और स्टिकी होता है, जबकि जो वल्कनाइज्ड रबर होता है हार्ड एंड नॉन स्टिकी, ये हार्ड होगा और स्टिकी नहीं होता, हार्ड एंड नॉन स्टिकी। पहला डिफरेंस, मतलब कि पहली समस्या सॉल्व हो गई, सल्फर को वल्कनाइज्ड करने,
नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर को वल्कनाइज करने पर। इसके अलावा जो नेचुरल रबर होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। इसका क्या मतलब है? टेंसाइल स्ट्रेंथ लो का मतलब कि नेचुरल रबर को बहुत लंबा खींचते हैं, अगर बहुत ज़्यादा उसको खींचेंगे तो वो टूट जाता है, लेकिन वो टूट जाता है। बट यदि हम वल्कनाइज रबर में सल्फर ऐड करके वल्कनाइज रबर बना दें और उसको खींचें तो काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी दूर तक उसको हम खींच सकते, काफ़ी लंबा खींच सकते हैं और वो टूटता भी नहीं है और छोड़ने पर वो फिर से अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन क्षमता इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा। क्लियर? तो प्राकृतिक रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन वल्कनाइज्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब प्राकृतिक रबर को खींचेंगे ज़्यादा तो टूट जाएगा, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर को खींचे ज़्यादा तो टूटता नहीं है, छोड़ने पर फिर से वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल रबर होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स। जैसे कौन से सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं? सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल आदि में ये सोल्यूबल होते हैं। क्लियर? जो नेचुरल रबर होते हैं वो ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल आदि में सोल्यूबल होते हैं। बट जो वल्कनाइज्ड रबर होते हैं इट इज इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होते हैं इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट, ये इन सभी में सोल्यूबल नहीं होते। क्लियर? तो ये जो है ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन आपका वल्कनाइज्ड रबर इन सब में सोल्यूबल नहीं होता। इसी के साथ नेचुरल रबर की कहानी खत्म वल्कनाइज्ड रबर के साथ। क्लियर? तो समझ में आ गया। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है और उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, इनका क्या काम है? तो बायोडिग्रेडेबल वर्ड आप पहले भी सुन रखे होंगे, ऐसा नहीं कि पॉलीमर में ही पहली बार आप सुन रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल शब्द का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बड़े आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि जिनको कि बड़े आसानी से नष्ट किया जा सकता। क्लियर? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉलीमर जो कि बड़े आसानी से, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मीन्स कि ऐसे पॉलीमर जिनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बड़े आसानी से हो जाता है, जो कि इजिली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोज पॉलीमर विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर which are decomposed by microorganism। क्लियर? जो ऐसे पॉलीमर्स जो कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। दोज पॉलीमर विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं, जो कि बड़े आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को कि पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए सुटेबल पीरियड, एक सुटेबल पीरियड में ही डिकम्पोज हो। वही सेम चीज। तो दोज पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं विद इन अ सुटेबल पीरियड,
एक सुटेबल पीरियड में बड़े आसानी से जो डिकम्पोज जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नष्ट हो जाते हैं बड़े आसानी से। और मतलब ऐसे पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन आप ले लीजिए, पॉलीथीन जो है डिकम्पोज नहीं होता है, पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं हो रहा है। इसे देखिए समय समय पे गवर्नमेंट द्वारा इसको बैन कर दिया जाता है और फिर से, क्योंकि भाई इसका यूज इतना ज़्यादा है कि इसको परमानेंटली बैन नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए बैन करते हैं, फिर से जो है इसको फिर से चालू हो जाता है, मतलब फिर से ये मार्केट में आ जाता है। लेकिन इसका एक ही जो है हार्मफुल इफेक्ट है कि ये डिकम्पोज नहीं होता। बनता तो है, जितना बना रहे हैं उतना रहेगा मार्केट में, ये डिकम्पोज नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। इसको आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो भी ये आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज जाए, जो बड़े जितनी आसानी से बनते हैं उतनी आसानी से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए एक समय अंतराल के बाद। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं डिकम्पोज होते हैं, जैसे पॉलीथीन आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ऐसे पॉलीमर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नष्ट नहीं होते उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल देख लें हम। एग्जाम्पल इन केस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसमें आप देखेंगे दो एग्जाम्पल। पहला है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोबीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, थोड़ा लंबा नाम है, वैलेरेट शॉर्ट में बोलते हैं PHBV। यार आपको पूरा नाम नहीं आ रहा तो कम से कम इतना तो शॉर्ट में एग्जाम में लिख के आई जाए कि क्या है आपका PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फॉर्मूला ये आपका डेफिनेशन हो गया, उसका नाम दैट इज PHBV पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, और एक और है दैट इज नायलॉन 26। नहीं याद है तो कम से कम नायलॉन 26। अब दोनों को 1 बाय 1 हम देख लेंगे। पहला है पॉलीबीटा या PHB, फर्स्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट इज PHBV पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये बनता कैसे है, ये जो है एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इट इज अ टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे ये कैसे बन रहा है। इसका PHB का प्रिपरेशन ऑफ PHBV तो किससे बनता है, इसके मोनोमर क्या है, तो किससे बना है, इसका मोनोमर देखिए। इसके दो मोनोमर है, कौन कौन से, पहला दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरा मोनोमर है दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर के ये बना हुआ है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। इसकी संरचना हम देख लेंगे। प्रिपरेशन देखिए CH3CHOH CH2COOH, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस। अब हम देख लेंगे पेंटेनोइक CH3CH2CHOH CH2COOH, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर के ये बनता है CH2, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जो बचा वो जोड़ देंगे और C डबल बॉन्ड O, और ये आपका बन गया दैट इज PHBV। ठीक, ये हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दूसरा हम देखेंगे दैट इज नायलॉन 6, दूसरा पॉलीमर है हमारा दैट इज नायलॉन 6। एक चीज़ और, PHB का यूज कहाँ पर, यहीं पर यूजेस देख लेंगे। PHB का यूज कहाँ पर किया जाता है, इट इज़ यूज इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से संबंधित ऑर्थोपेडिक डिवाइस, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड कंट्रोल ड्रग
रिलीज में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के इस पॉलीमर का यूज कहाँ पर करते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में यूज करते हैं। क्लियर है। दूसरा है हमारे पास दैट इज नायलॉन 26। तो नायलॉन 2 ये भी क्या है, नायलॉन 26 ये भी एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसके मोनोमर हम देख लेते हैं पहले। इसका मोनोमर क्या है, तो हम देखेंगे इसके मोनोमर 2 हैं। कौन कौन से मोनोमर है, पहला मोनोमर है हमारा दैट इज ग्लाइसिन, पहला है ग्लाइसिन, और दूसरा मोनोमर है हमारा दैट इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर है। एक चीज और हम देखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये किस प्रकार का मोनोमर होगा, ये एक प्रकार का कोपॉलीमर है। ये किस प्रकार का पॉलीमर है, यहीं पर आप लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का कोपॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के मोनोमर हैं, तो एक प्रकार का कोपॉलीमर कुछ। क्लियर है। अब उस तरीके से नायलॉन 26 ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का कोपॉलीमर है। इट इज ए टाइप ऑफ कोपॉलीमर। ये भी एक प्रकार का कोपॉलीमर है। क्लियर। अब हम देख लेंगे प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 26। नायलॉन 26 का प्रिपरेशन यहाँ पर हम देख लेंगे कि नायलॉन 26 कैसे बना हुआ है। तो नायलॉन 26 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लाइसिन चाहिए और साथ में एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो दैट इज NH2CH2COOH के N अणु प्लस NH2 और CH2 का होल 5 COOH। क्लियर। तो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर। ये ग्लाइसिन है और ये आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड, ये मिल करके आपके क्या बना लेंगे, दैट इज NHCH2C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 5 एंड C डबल बॉन्ड O। इतना डिटेल में बहुत नहीं पूछता है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसे कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल तो आपको बताना है। बहुत आपको अगर याद है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं, यदि ज़्यादा मार्क्स पे आते हैं तो। क्लियर। तो दिस वन इज नायलॉन 26। कुछ नहीं याद है तो कम से कम आप इतना याद रखें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसे कहते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल। तो वो पॉलीमर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बड़े आसानी से डिकम्पोज हो जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल PHBB और नायलॉन 26। क्लियर। बहुत ही आसान है याद करना। और नायलॉन 26 का मोनोमर अगर याद करना चाहे तो भी याद करना आसान है, ग्लाइसिन एमिनो कैप्रोइक एसिड। यदि संरचना नहीं बना पा तो कम से कम मोनोमर याद रखें। उसी तरीके से PHBB का 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इसका क्या जो है कौन से मोनोमर है, क्या चीज़ें, और ये क्या है, दोनों के दोनों ही कोपॉलीमर है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो पॉलीमर होंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो नष्ट नहीं होते हैं, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। क्लियर। आई बात समझ में कि यहाँ यहीं पर इस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो खत्म हो गई हैं। अब इस चैप्टर में हमने देखा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक बार यहाँ पर इसका ओवरव्यू हम देख लेंगे। इस चैप्टर का शॉर्ट में ओवरव्यू देखेंगे कि हम इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी। तो शॉर्ट नोट, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में हम देख लें कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले इस चैप्टर में केवल पॉलीमर पढ़ा है, केवल इस चैप्टर में पॉलीमर पढ़ा है। तो सबसे पहले कि पॉलीमर किसे कहते हैं, पॉलीमर क्या है, उसके बाद मोनोमर क्या है। क्लियर। पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है वो आपने देखा कि पॉलीमर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो पॉलीमर, मोनोमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के होते हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फिर उसके बाद हम सिंथेटिक पॉलीमर पे चले आए क्योंकि हमें सिंथेटिक पॉलीमर में ही डिस्कस करना था। तो सिंथेटिक पॉलीमर में भी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, सिंथेटिक पॉलीमर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो मेनली जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते तो हमें 3-4 चीज़ें हमको दिमाग में आ जाती हैं और हम पॉलीमर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला, फर्स्ट में हमने डिवाइड कर दिया
फर्स्ट जो है एडिशन एंड होमोपॉलीमर। तो ऐसे पॉलीमर जो एडिशन थे और होमोपॉलीमर थे, एडिशन भी थे और होमोपॉलीमर थे। एडिशन और होमोपॉलीमर के अंदर कौन कौन से आ गए, जैसे देखिए पॉलीथीन, क्लियर, सब हमने बताया है। पैन दैट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, क्लियर, नियोप्रीन, सबको डिस्कस किया है। टेफ्लॉन यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इकट्ठे याद रखें कि हाँ ये सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, किस प्रकार का पॉलीमर है। पॉलीप्रोपाइलीन एंड नेचुरल रबर, क्लियर। तो ये सब किस तरह के पॉलीमर है, ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है और होमोपॉलीमर। एडिशन है और होमोपॉलीमर है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया अपनी तरफ से एडिशन पॉलीमर और कोपॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो कि एडिशन हो और साथ में कोपॉलीमर हो, क्लियर है। तो वो आपके हो गए बूना एस और बूना एन, जो कि क्या है आपके, दे आर सिंथेटिक रबर। थर्ड कैटेगरी हमने डिवाइड किया है कंडेंसेशन पॉलीमर और होमोपॉलीमर। कंडेंसेशन और होमोपॉलीमर की कैटेगरी में देखिए क्या क्या आता है। कंडेंसेशन पॉलीमर और होमोपॉलीमर कैटेगरी में आपका आ जाएगा नायलॉन 6, जो कि कंडेंसेशन भी है और होमो है। फोर्थ कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी, दैट इज कंडेंसेशन और साथ में कोपॉलीमर वाली कैटेगरी। कंडेंसेशन और कोपॉलीमर वाली कैटेगरी में आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज नायलॉन 6, टेरिलीन और ग्लिप्टल, बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, क्लियर। ये चीज़ें हो गई। ये हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। अब इम्पोर्टेंट बात कि इस चैप्टर के से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पॉलीमर के नाम दे दिए और पूछ लिया कि इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पॉलीथीन ले लिया तो पॉलीथीन का क्या मोनोमर है, क्या इसका यूज है, क्या इसका प्रिपरेशन है। तो कोई भी पॉलीमर दे देगा, उसका क्या यूज है, क्या उसका प्रिपरेशन लिखना है आपको, उसका जो है उसके मोनोमर लिखने हैं, वो किस टाइप का पॉलीमर है। तो कोई भी इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये पॉलीमर किस टाइप का है, एडिशन है, कंडेंसेशन है, होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, ब्रांच्ड है, लीनियर है, क्या चीज़ है। इसके अलावा इसके मोनोमर क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या किस तरीके से बनाया। तो एक लाइन का रिएक्शन आपको क्या लिखना है, पॉलीमर का नाम लिखना है, जैसे हेडिंग डालने के बाद पॉलीमर, उसके बाद उसका मोनोमर लिखना है, ये एडिशन है कि होमो है ये लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन की रिएक्शन दिखानी है और फिर यूज दिखाना है। बस इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। तो पॉलीमर बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यूजेस भी इसकी याद रखेंगे क्योंकि यूजेस भी आप कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्लियर है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।